हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं छिंदवाड़ा ज़िले पर। आज जो है हमारा संपूर्ण डिस्कशन जो है वो छिंदवाड़ा ज़िले से रिलेटेड आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि हम छिंदवाड़ा ज़िले से आप देख सकते हैं कई प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिससे रिलेटेड कई एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारा छिंदवाड़ा जिला। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैप के थ्रू। अगर हम बात करें मैप के थ्रू तो देखिए मैप के थ्रू आपको इसलिए मैं याद कराता हूं ताकि लोकेशन तो आपको याद हो जाए। अब लोकेशन याद करने के लिए कैसा बताता हूं, मैं आपको चारों दिशाओं से रिलेटेड बताता हूं। जैसे कि आपको पता है अगर हम बात करें छिंदवाड़ा जिला तो छिंदवाड़ा जिले के आपको दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा देखने को मिलेगी। मतलब जो छिंदवाड़ा जिला है वो हमारे दक्षिण सीमा में उपस्थित है। मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो छिंदवाड़ा जिला है वो आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग। और उसी के साथ जो है छिंदवाड़ा जो है दक्षिण में महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो सीमा लगती है ये किसके साथ लगती है, महाराष्ट्र के साथ लगती है। तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा छिंदवाड़ा के नीचे। फिर बात करते हैं छिंदवाड़ा के, अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बैतूल। क्या देखने को मिलेगा, बैतूल जिला देखने को मिलेगा आपको छिंदवाड़ा के पश्चिम में। तो छिंदवाड़ा के पश्चिम में आपको बैतूल देखने को मिलेगा। इसी के बाद छिंदवाड़ा की अगर हम उत्तर की बात करें तो आपको होशंगाबाद भी देखने को मिलेगा और आपको नरसिंहपुर जिला भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम उत्तर की बात करें छिंदवाड़ा जिले की, अगर हम उत्तर की बात करें तो आपको एक होशंगाबाद देखने को मिलेगा और एक नरसिंहपुर देखने को मिलेगा। तो दो जिले आपको याद रखना है। पहले आपको होशंगाबाद देखने को मिलेगा ना, होशंगाबाद के जस्ट साइड से आपको क्या देखने को मिलेगा, नरसिंहपुर जिला देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम बात करें अगर हम छिंदवाड़ा जिले के पूरब की तो पूरब को आपको सिवनी जिला देखने को मिलेगा। कौन सा जिला देखने को मिलेगा, सिवनी जिला देखने को मिलेगा। और दक्षिण तो मैं आपको बता चुका हूँ, दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा, दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र की सीमा। तो एक महाराष्ट्र की सीमा लगती है जो कि एक दूसरा राज्य हो जाता है जो कि दक्षिण में लगती है। फिर यहाँ आपको बैतूल जिला देखने को मिलता है, यहाँ आपको होशंगाबाद जिला देखने को मिलेगा और यहाँ आपको नरसिंहपुर जिला देखने को मिलेगा। और ये वाला जो सीमा है ये किसके साथ लगी हुई है, ये लगी हुई है आपकी सीमा किसके साथ, सिवनी के साथ। और ये जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये कहाँ जा रहे हैं, महाराष्ट्र की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना नेशनल हाईवे 26B, ये किस ओर जा रहा है, महाराष्ट्र की ओर जा रहा है। ठीक है, ये किस जिले से आता है, तो ये नरसिंहपुर जिले से आता है। ये कौन से जिले से आते हैं दोनों, तो ये बैतूल जिले से आते हैं। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग दिख रहा है ना आपको ये दोनों ही बैतूल जिले से हैं, है ना। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है नरसिंहपुर से आता है, नेशनल हाईवे नरसिंहपुर से। और कहाँ प्रवेश कर रहा है, महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र की सीमा है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको महाराष्ट्र की सीमा देखने को मिलेगी। फिर ये सिवनी जिला उसकी सीमा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल हाईवे के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे 26 है और इसका नाम नेशनल हाईवे 269A है ना। देखिए ये नेशनल हाईवे 96 है तो इसी का ही पार्ट है, इसी का ही एक भाग है। कौन सा, नेशनल हाईवे 69A। देखिए इसमें क्या होता है, नेशनल हाईवे जैसे आपको पता है कि एक ही हाईवे है, ये वाला जो नेशनल हाईवे है इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेशनल हाईवे 69, मतलब NH 69। और इसका ही पार्ट क्या है, NH 69A, ये उसका ही पार्ट है ना, उसका एक भाग है। और ये जो नेशनल हाईवे है जो नरसिंहपुर जिले से प्रवेश करता है और महाराष्ट्र की ओर जाता है, इसका नाम है NH 29B। क्या नाम है इसका, NH 29B। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे हो गए, मैंने आपको जिले बता दिए कि कौन सी सीमा में कौन सा आपको जिला देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कई प्रकार के, आप देख सकते हैं बहुत सारे फैक्ट आप मैंने यहाँ पे लिखे हुए, एक एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पातालकोट की। देखिए पातालकोट इम्पोर्टेंट है, अगर हम बात करें पातालकोट की तो ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझिए। पातालकोट की अगर हम बात करें पातालकोट की तो तमिया तहसील में स्थित है। देखिए पातालकोट के नीचे ये दिख रहा है ना आपको तामिया,
तामिया। ये जो तामिया एक तहसील है, कहाँ? छिंदवाड़ा में। तो तामिया तहसील में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? पातालकोट। तो ये जो पातालकोट है ये अति सुंदर वृक्ष वन देखने को मिलते हैं आपको पातालकोट में। साथ ही साथ ये गहरा है, क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो इसमें गहराई आपको देखने को मिलती है। यह एक सुंदर वन क्षेत्र है जहां भारिया जनजाति के घर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अधिक संख्या में। वैसे तो कोरकू जनजाति भी रहती है, छिंदवाड़ा में आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी, गौड़ जनजाति देखने को मिलेगी, भारिया जनजाति देखने को मिलेगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं पातालकोट की। तो पातालकोट में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? भारिया जनजाति देखने को मिलेगी, क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र की बात हो रही है और पातालकोट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, इसलिए आप देख सकते हैं यह एक सुंदर वन क्षेत्र है जहां भारिया जनजाति के घर आपको देखने को मिलेंगे इस पातालकोट में। यह घाटी 500 फीट नीचे है जहां विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी है। देखिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया ये? पहले तो ये एक सुंदर वृक्ष वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ ये 500 फीट नीचे है। ये जो घाटी है पातालकोट जो है वो 500 फीट नीचाई पर है, नीचे है, और यहाँ पर विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? पातालकोट में। तो पातालकोट इसलिए क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्या लिखा है? सेकंड हमारा लिखा है सलीबाड़ा। देखिए सलीबाड़ा इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, पातालकोट के नीचे ये देखिए लिखा हुआ है सलीबाड़ा। तो ये जो सलीबाड़ा है इसकी क्या विशेषता है? शारदा देवी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा सलीबाड़ा में। तो सलीबाड़ा की केवल आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर आपको शारदा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा सलीबाड़ा में। तो सलीबाड़ा से रिलेटेड आपको ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद रखना है। अब देखिए एक और क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा अनहोनी, जैसे कि नाम तो आपने सुना होगा अनहोनी, ये क्षेत्र का नाम है, समझ रहे हैं ना आप? ये क्षेत्र का नाम है अनहोनी। तो अनहोनी जो क्षेत्र है इसमें समझिए आप इसको कैसे याद करना है। अनहोनी जो क्षेत्र है इसकी अगर हम बात करें अनहोनी की, तो अनहोनी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर युक्त पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी? सल्फर युक्त पहाड़ियाँ। सल्फर युक्त पहाड़ियाँ जिसके अंतर्गत सल्फर निकलता है, ऐसी पहाड़ियाँ आपको अनहोनी में देखने को मिलेगा। सल्फर एक रासायनिक तत्व होता है। सल्फर क्या होता है? एक रासायनिक तत्व होता है। और बात करें तो ये आपको पहाड़ियों में देखने, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपको सल्फर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ की पहाड़ियों में है ना, ये जो अनहोनी क्षेत्र है यहाँ की पहाड़ियों में सल्फर जो है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ पे ही देखेंगे आपको एक झरना भी देखने को मिलेगा। ये जो अनहोनी है ना, यहीं पर आपको एक झरना भी देखने को मिलेगा, पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। जो पहाड़ियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं उन पहाड़ियों में सल्फर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नगरवाड़ी। अगर हम बात करें नगरवाड़ी की, तो नगरवाड़ी आप देख सकते हैं अनेक गुफाएं आपको देखने को मिलेगी नगरवाड़ी में। अब नगरवाड़ी कहाँ है? ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है नीचे, तामिया के नीचे। तामिया के नीचे क्या है? नगरवाड़ी। ये जो नगरवाड़ी क्षेत्र है यहाँ बहुत सारी गुफाएं आपको देखने को मिलेगी, और एक इसमें विशाल, मतलब छोटी छोटी गुफाएं हैं और उसमें एक विशाल गुफा भी है। विशाल गुफा मतलब इसमें हजारों लोग एक साथ जो है प्रवेश कर सकते हैं। गुफाएं तो नॉर्मली क्या होती है? छोटी छोटी गुफाएं होती हैं, परंतु फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये जो गुफा है ये विशाल गुफा है और इसमें कई लोग एक साथ जो है प्रवेश कर सकते हैं। तो नगरवाड़ी में आपको बहुत छोटी छोटी गुफाएं देखने को मिलेंगी और उन छोटी छोटी गुफाओं के बीच में एक बहुत बड़ी गुफा भी है। ठीक है, तो नगरवाड़ी आपको गुफाओं से रिलेटेड ही याद रखना है। अच्छा, एक खास बात याद रखना है आपको पातालकोट से। पातालकोट की बात अगर हम करें तो पातालकोट में ऐसा माना जाता है कि ये जो पातालकोट है यहाँ की एक गुफा है, यहाँ पर एक गुफा है जो जाके केवल जिसका लास्ट छोर ये जो गुफा है ये कहाँ जाके निकलती है? तो वो निकलती है पंचमढ़ी में। आपको तो पता है पंचमढ़ी कहाँ पर है? पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले की अगर हम बात करें तो पिपरिया के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि पातालकोट में एक गुफा है। ये गुफा जाके कहाँ निकलती है? ये गुफा निकलती है पंचमढ़ी में।
तो है ना, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा माना जाता है पातालकोट में एक गुफा है, और वो गुफा जो है अभी तो हालांकि वो बंद हो चुकी है, लेकिन जो गुफा है वो कहाँ जाके निकलती है, तो वो निकलती है आपका पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी कहाँ है, होशंगाबाद में है, ठीक है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत वो आता है। अब बात करते हैं नगरबाड़ी में, आपको बता चुका हूँ अनेक गुफाएं आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक विशाल गुफा भी आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं पंडूरना। पंडूरना की अगर हम बात करें, पंडूरना की अगर हम बात करें, देखिए आपको कहाँ देखने को मिलेगा पंडूरना, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर नीचे देखिए, ये है पंडूरना, नीचे देखिए यहाँ पर ये है पंडूरना। देखो पंडूरना की अगर हम बात करें, पंडूरना है ना, पंडूरना की अगर हम बात करें तो यहाँ एक मेला लगता है जो कि विश्व प्रसिद्ध मेला है, बहुत अच्छा मेला है, विश्व प्रसिद्ध मेला है, जिसका नाम है गौटमर मेला। गौटमर मेला ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, पंडूरना। पंडूरना में आपको देखने को मिलता है गौटमर मेला। गौटमर मेला जो यहाँ पंडूरना में लगता है, हालांकि ये तो महाराष्ट्र की सीमा के पास आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि नीचे तो महाराष्ट्र लगता है। तो ये जो गौटमर का जो मेला है, ये जो है विश्व प्रसिद्ध मेला है, ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। और ये मेला जो लगता है वो भाद्र पक्ष शुक्ल पर जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेला जो है जमा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है जमा नदी। उस जमा नदी के तट पर गौटमर मेले का आयोजन किया जाता है, और ये कहाँ किया जाता है, पंडूरना में किया जाता है। पंडूरना कहाँ आ जाता है, छिंदवाड़ा में आ जाता है। क्षेत्र आपको पता होने चाहिए, क्षेत्र से रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इस नदी पर इसका आयोजन किया जाता है। माँ दुर्गा देवी का मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो पंडूरना है, यहाँ माँ दुर्गा देवी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इतने फैक्ट आपको किससे याद रखना है, पंडूरना से याद रखना है। इतने सारे फैक्ट आपको इससे याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं देवगढ़। देवगढ़ हम देखें तो प्राचीन समय में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर आपको एक किला भी देखने को मिलेगा। देवगढ़ में एक आपको किला देखने को मिलेगा, विशाल है, प्राचीन है। प्राचीन इसलिए है क्योंकि ये प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है, राजा महाराजाओं के समय से ये क्षेत्र जाना जाता है, राजा महाराजाओं के समय का ये क्षेत्र माना जाता है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, गौड़ राजाओं की राजधानी रहा है देवगढ़ जो है। देवगढ़ आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये है देवगढ़। यहाँ पर ये जो देवगढ़ है ना, ये वाला दिख रहा है ना आपको क्षेत्र, ये देवगढ़ वाला क्षेत्र है। ये जो देवगढ़ वाला क्षेत्र है ना, ये राजा महाराजाओं के समय राजधानी रह चुका है, और कई राजाओं द्वारा तो यहाँ पर शासन भी किया गया है। देखिए जैसे कि गौड़ राजाओं की राजधानी रहा है, गौड़ राजा जो रहे हैं, है ना, गौड़ राजा जो रहे हैं उनकी ये क्या रही है, राजधानी, है ना। ये जो देवगढ़ है ये क्या रही है, राजधानी रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी जैसे कि हम बात करें, अवशेष भी प्राप्त हुए हैं किले के, मतलब प्राचीन समय में यहाँ पर किला उपस्थित था, किसी कारणों से वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, टूट गया, है ना, ये मिट्टी के अंदर जो है दब गया। परंतु अभी हम बात करें तो अवशेषों के द्वारा हमको ये प्राप्त हुआ है कि प्राचीन समय में देवगढ़ में किला उपस्थित था। इस देवगढ़ में किला उपस्थित था। किले का निर्माण जो है जाटव गौड़ द्वारा किया गया था। उस किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, जाटव गौड़ द्वारा उन किले का निर्माण किया गया था। और उस किले के अंतर्गत जो है मोरटी तालाब उपस्थित है। ऐसा जो है सारी चीज पता चली हमको किसके, वो अवशेषों के माध्यम द्वारा। तो ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम बात करें देवगढ़ की, तो देवगढ़ जो है गौड़ राजाओं की राजधानी रहा है। साथ ही साथ यहाँ के जो किले हैं, यहाँ किले की भी उपस्थिति देखी गई है, किले की भी खोज की गई है। साथ ही साथ किले का निर्माण जाटा और गौड़ द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो किला था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, जाटा गौड़ द्वारा किया गया था। और इसमें जो है मोरटी तालाब उपस्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कौन सा तालाब, उस तालाब का नाम क्या है, मोरटी तालाब उसमें उपस्थित है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको देवगढ़ से याद रखना है। अब आ जाते हैं, देवगढ़ तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं लिलाही। लिलाही कहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, ये है लिलाही। लिलाही की अगर हम बात करें तो इसमें आपको कन्हर नदी देखने को मिलती है। इसके पास एक कन्हर नदी है। उस कन्हर नदी के पास एक जलप्रपात देखने को मिलेगा आपको। बहुत सुंदर जलप्रपात है, हालांकि छोटा है परंतु सुंदर जलप्रपात है। तो
लिलाही फेमस क्यों है, लिलाही क्षेत्र नाम क्यों है ना, क्योंकि यहाँ एक जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक नदी भी देखने को मिलेगी जिसका नाम है कनहर नदी। कौन सी नदी? कनहर नदी। तो लिलाही इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर आपको एक कनहर नदी देखने को मिलेगी और उस कनहर नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा सुंदर जलप्रपात। फिर बात करते हैं कपूरधा। कपूरधा कहाँ दिख रहा है आपको? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कपूरधा, ये है कपूरधा। अगर हम बात करें कपूरधा की तो कपूरधा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ जो है कल्याण देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये देखिए कल्याण देवी का प्रसिद्ध मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कपूरधा में देखने को मिलेगा। ये आपको दिख रहा है क्षेत्र, कपूरधा वाला क्षेत्र ये हो जाएगा और यहाँ आपको जो कपूरधा में कल्याण देवी का प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलता है। तो इतनी चीज आपको इसमें याद रखना है कपूरधा में। अब देखिए नीलकंठी। नीलकंठी ये देखिए उसके नीचे आपको नीलकंठी दिख रहा है ना। तो नीलकंठी भी आपको किस लिए याद करना है? क्योंकि नीलकंठी जो है ये क्यों प्रसिद्ध है वो समझिए। नीलकंठी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ जो है 7 से 8वीं शताब्दी का पुराना है ना, 7 से 8वीं शताब्दी पुराना, मतलब ये बहुत पुराना हो जाएगा आपका है ना। 7 से 8वीं शताब्दी की बात हो रही है ना। तो उस समय का एक प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलेगा सिफना नदी पर। कौन सी नदी पर? सिफना नदी के तट पर एक प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेगा। सिफना नदी याद रखना है आपको। नीलकंठ क्यों प्रसिद्ध है? नीलकंठ क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा 7 से 8वीं शताब्दी पुराना मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो कि सिफना नदी पर स्थित है, इसलिए आपका नीलकंठी जो है प्रसिद्ध हो जाता है। साथ ही साथ हम बात करें राष्ट्रकूट राजा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक राजा का नाम याद रखना है, राष्ट्रकूट राजा। उनका नाम था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय, कई प्रकार के राजा आते हैं, कृष्ण प्रथम आते हैं, फिर उनके पुत्र होते हैं जिनको या है ना पुत्र के पुत्र होते हैं जिनको हम कृष्ण द्वितीय बोलते हैं। इस तरीके से नाम रखे जाते थे। तो उसी आधार पे आप देखेंगे कृष्ण तृतीय आपको देखने को मिलेंगे जो राष्ट्रकूट राजा रहे हैं। वैसे हम बात करें राष्ट्रकूट राजा, पल्लव राजा, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगी। दक्षिण भारत में आपको कई प्रकार के राजा देखने को मिलते हैं, जैसे कि राष्ट्रकूट राजा आए, पल्लव वंश चला है ना, तो चोल वंश चला। तो कई प्रकार के वंश आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? दक्षिण में देखने को मिलते हैं। मध्य भारत के अकॉर्डिंग दक्षिण में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से एक जो रहे हैं राष्ट्रकूट राजा का नाम क्या था? कृष्ण तृतीय। इनके द्वारा क्या किया गया था? ब्राह्मणी लिपि में, ब्राह्मणिक शैली में, शैली मतलब एक तरीके की भाषा है ना, एक तरीके की क्या है? भाषा है। ब्राह्मणी लिपि अलग होता है ना, देवनागरी लिपि अलग होता है, सांस्कृतिक लिपि अलग होता है, अलग अलग प्रकार की लिपि चलती है। तो हम अभी बात करते हैं ब्राह्मण लिपि की। देखिए अगर हम बात करें ब्राह्मणिक लिपि की तो इसमें इसी शैली में एक अभिषेक लिखा गया था, एक अभिलेख लिखा गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय द्वारा। जो गेट है ना, ये जो आपको जो है नीलकंठ जो दिख रहा है ना, नीलकंठी है ना, नीलकंठी का जो क्षेत्र है उसका जो गेट है उस गेट पे एक अभिलेख लिखा गया है। और ये अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कृष्ण तृतीय द्वारा लिखा गया है, जो कि राष्ट्रकूट के एक राजा रहे हैं, राष्ट्रकूट वंश के एक राजा रहे हैं, एक शासक रहे हैं। साथ ही साथ ब्राह्मणिक लिपि में उनके द्वारा ये चीज लिखी गई है। ठीक है, इतनी चीज आपको जो है नीलकंठी से याद रखना है। फिर देखिए कुकड़ी खापा है ना। तो कुकड़ी खापा कहाँ देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है, ये देखिए कुकड़ी खापा, ये है आपका कुकड़ी खापा। कुकड़ी खापा की अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा, तिलवेनी पर्वत, और इस तिलवेनी पर्वत पर 60 फुट ऊंचा जलप्रपात देखने को मिलेगा।
ये जो है ना तिलवेनी पर्वत, ये जो तिलवेनी पर्वत है ना, इस तिलवेनी पर्वत पर एक आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा जिसकी ऊंचाई 60 फीट है। मतलब 60 फीट ऊंचा वो जलप्रपात है और उसका नाम किस पर्वत पर है? तिलवेनी पर्वत पर वो जलप्रपात है। और क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्र हो जाएगा कुकड़ी खापा। क्या हो जाएगा? कुकड़ी खापा, है ना, ये क्षेत्र हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं मेन जो है हमारा छिंदवाड़ा नगर। अब हम बात करते हैं मुख्य जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस छिंदवाड़े नगर के अंतर्गत। तो छिंदवाड़ा नगर या फिर छिंदवाड़ा जिला, इसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिए कि सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। सबको पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़े जिले की, तो जो छिंदवाड़ा जिला है वो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जिसमें लगभग 3.85% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 3.85% क्षेत्रफल केवल छिंदवाड़ा के पास है। समझ रहे हैं ना आप कि मध्य प्रदेश का टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें से 3.85% क्षेत्रफल केवल और केवल आपको किस में देखने को मिलेगा? तो केवल और केवल आपको छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। सर्वाधिक भारी जनजाति आपको पातालकोट में देखने को मिलेगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे ज़्यादा अगर आपको भारी जनजाति कहीं देखने को मिलेगी तो आपको पातालकोट में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? पातालकोट में देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं प्रमुख खनिज यहाँ क्या क्या मिलता है। कोयला, तांबा, मैग्नीज, ये प्रमुख खनिज हैं जो आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपको प्राप्त होते हैं छिंदवाड़ा से। तो कोयला याद रखना है, तांबा याद रखना है, मैग्नीज याद रखना है। ये तीन तो आपको याद ही रखना है जो आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? छिंदवाड़ा से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं छिंदवाड़ा का नाम, कि छिंदवाड़ा का नाम आखिर छिंदवाड़ा क्यों पड़ा। उसका कारण ये है कि छिंदवाड़ा में एक छिंद वृक्ष पाया जाता है, छिंद वृक्ष पाया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे सिंह भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब शेर भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और उनका जो है देखिए, एक तो वहाँ पर पाया जाता है छिंद वृक्ष और दूसरा वहाँ पर अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? सिंह पाए जाते हैं। इसलिए इसी कारण से उसका नाम क्या पड़ गया? छिंदवाड़ा। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर छिंद वृक्ष नाम का जो है एक वृक्ष पाया जाता है और साथ ही साथ वहाँ सिंह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब शेर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए उसका नाम जो है छिंद वृक्ष और शेर के कारण ही उसका नाम क्या पड़ गया? छिंदवाड़ा पड़ गया। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम। देखिए बादल भोई आदिवासी म्यूजियम, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। बादल भोई आदिवासी म्यूजियम, ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। तो म्यूजियम से रिलेटेड भी फैक्ट आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा में है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ, भारिया जनजाति तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको कोलकू जनजाति और गौड़ जनजाति भी देखने को मिलेगी छिंदवाड़ा में, ठीक है। इसके बाद देखिए अंग्रेजों के समय, इस छिंदवाड़े की बात हो रही है, अंग्रेजों के समय रघुजी राजा, यहाँ के एक राजा रहे थे रघुजी राजा। इन्होंने जो है नागपुर राज्य का हिस्सा था। देखो ये एक राजा थे, उन राजा का नाम था रघुजी राजा। ये जो रघुजी राजा थे इन्होंने छिंदवाड़ा को जो है नागपुर का हिस्सा बनाया था। कब? अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के समय नागपुर के एक राजा थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रघुजी राजा। उनका नाम क्या था? रघुजी राजा। उन रघुजी राजा ने क्या किया था कि उन्होंने छिंदवाड़ा को किसका हिस्सा बनाया था? उन्होंने छिंदवाड़ा को जो है किसकी राजधानी बनाई थी या किसका हिस्सा बनाया था? तो नागपुर का हिस्सा बनाया था छिंदवाड़ा को। किसने बनाया था? रघुजी राजा ने, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। मतलब छोटा सा हिस्सा जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत भी आता है। मतलब छिंदवाड़ा के अंतर्गत छोटा सा क्षेत्रफल आपको किसका देखने को मिलेगा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मतलब छोटा सा क्षेत्रफल पेंच राष्ट्रीय उद्यान का छिंदवाड़ा में भी पाया जाता है।
फिर बात करते हैं क्षेत्रफल की। देखिए क्षेत्रफल याद रखना है 11,815 वर्ग किलोमीटर, 11,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसलिए याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है तो क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11,815 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं, ये तो हो गया क्षेत्रफल, अब बात करते हैं जनघनत्व की। जनघनत्व यहाँ पे थोड़ा सा कम है क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए जनघनत्व यहाँ पर क्या है, कम है। 177 व्यक्ति पर किलोमीटर में आपको देखने को मिलेंगे। 177 व्यक्ति पर किलोमीटर में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जा रहा है, क्षेत्रफल यहाँ पे कम हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिंगानुपात। अगर हम बात करें लिंगानुपात की तो लिंगानुपात आपको कितने देखने को मिल रहा है, 964 महिला पर 1000 व्यक्ति पर, मतलब 1000 व्यक्ति पर 964 महिलाएं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, तो आपको देखने को मिलती है छिंदवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्षेत्रफल आपको याद रखना है 11,815, फिर उसके बाद जनघनत्व याद रखना है 177 और उसके बाद आपको याद रखना है लिंगानुपात 964। क्या याद रखना है, लिंगानुपात 964 महिला प्रति 1000 व्यक्ति में आपको देखने को मिलती हैं। तो इतनी चीज़ आपको छिंदवाड़े से याद रखना है, छिंदवाड़ा ज़िले से याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़िला हो जाता है क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन छिंदवाड़ा से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें और भी फैक्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बादल भोई आदिवासी म्यूजियम भी आपको देखने को मिल रहा है। छोटा सा बात जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का भी आपको देखने को मिलेगा। गौड़ जनजाति, भारिया जनजाति है ना, ये सारी कोरकू जनजाति, ये जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। पातालकोट कहाँ है, छिंदवाड़ा में, ये भी याद रखना है ना। कपूरदा कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में, ये भी याद रखना है। गौटमर मेला कहाँ लगता है, छिंदवाड़े में लगता है, ये भी याद रखना है। बहुत सारे किले भी हैं, देवगढ़ किला कहाँ है, छिंदवाड़ा में, याद रखना है। ऐसे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको छिंदवाड़ा से याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक जो है यही समाप्त होता है। आज छिंदवाड़ा जिले से रिलेटेड हमने संपूर्ण डिस्कशन कंप्लीट किया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।